डिस्कस करेंगे अबाउट एंटी मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम मार्कोनिकोव रूल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो करते हैं स्टार्ट। तो देखो एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या है। सपोज हम कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में वैसे डिस्कस किया था। देखो जैसे सपोज ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये एल्कीन है। अगर मैं इसकी लेफ्ट साइड पे CH3 ग्रुप लगा दूं और यहाँ पर मैं Br अटैच कर दूं, या फिर कोई भी सपोज मैंने यहाँ पे CH2 CH3 ग्रुप लगा, तो अब क्या हो गया ये क्या होता है, जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। दिस इज नोन एज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में जब डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं उसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं। और सिमेट्रिकल एल्कीन किसे कहते हैं, सपोज कार्बन कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने H2 लगा दिया और यहाँ पर भी मैंने H2 लगा दिया, तो आप देख रहे हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड और राइट साइड में बिल्कुल सेम ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं। इज इट क्लियर? ओके, तो दिस इज अबाउट सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ओके, तो जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, प्रोपीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड लेफ्ट साइड में CH3 ग्रुप अटैच है, राइट साइड में H2, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। हम जब इसके अंदर HBr के साथ प्रोपीन की रिएक्शन करवाते हैं HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो हमें क्या मिलता है, जो नेगेटिव पार्ट होता है किसका, अटैकिंग रिएजेंट का, दिस इज अटैकिंग रिएजेंट। और हमें पता है H के ऊपर क्या, Br जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देयरफॉर वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, दैट्स वाई इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, और यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो होता क्या है एंटी मार्कोनिकोव रूल के अंदर, जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर या अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन करवाते हैं विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो जो नेगेटिव पार्ट होता है जो अटैकिंग रिएजेंट का, वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे अटैच होता है जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होती है। ठीक है, तो होगा क्या, अब जो Br नेगेटिव है वो किसके पास अटैच होगा, देखो ये है दोनों कार्बन डबल बॉन्ड के, ये भी कार्बन डबल बॉन्ड का, ये भी कार्बन डबल बॉन्ड का। इसके अंदर हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन पे अटैच होगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, देयरफॉर ये इसके साथ आकर के अटैच हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर लग जाएगा ये। इज इट क्लियर? तो इसकी आप स्टेटमेंट लिख सकते हो कि इज इट क्लियर? ओके, तो हुआ क्या है, जब आपने अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई है, तो जो Br नेगेटिव होता है, यही है ना नेगेटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैच होगा, उस कार्बन पे अटैच होगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, तो इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन थे, देयरफॉर Br यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब एक बार इसको कंपेयर करते हैं विद मार्कोनिकोव रूल के साथ। देखो मार्कोनिकोव रूल में हमने ये स्टडी किया था कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है, सपोज हम यही लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं इन द विद HX। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा सॉल्वेंट लिया था हमने, कोई भी इनर्ट सॉल्वेंट लिया था। ठीक है, तो जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये भी क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन करवाते हैं HX के साथ इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो होता क्या है, इसका जो नेगेटिव पार्ट होता है वो कहां पर अटैच होता है, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होती है। तो अगर मार्कोनिकोव रूल होगा तो कैसे होगा, CH3 इन दोनों में से, इन दोनों कार्बन, ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड के हैं,
किसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसके पास कम हाइड्रोजन है, देयरफॉर इसके साथ जो है अटैच हो जाता है क्या, जो भी आपका एक्स होता है, ठीक है। ये बन जाता है प्रोडक्ट इन केस ऑफ मार्कोनिकोव्स रूल। पर आपको इन दोनों में डिफरेंस क्या लग रहा है कि ये तो हमने मार्कोनिकोव्स रूल स्टडी किया था और ये एंटी मार्कोनिकोव्स रूल स्टडी किया। तो जो मार्कोनिकोव्स रूल होता है सबसे पहले तो वो इनर्ट सॉल्वेंट में होता है, ठीक है। चलो इनर्ट सॉल्वेंट अगर आपको गिवन भी नहीं है, सपोज यहाँ पे कोई गिवन भी नहीं है आपको सॉल्वेंट, तो आप क्या कंसीडर करोगे कि ये इनर्ट सॉल्वेंट में ही हो रहा होगा, ओके। और यहाँ पर मार्कोनिकोव्स रूल के अंदर जो एक्स होता है वो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे मैं HBr ले लूं, एक्स की जगह मैंने HBr ले लूं, दिस इज HBr, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक्स की जगह Br अटैच हो जाएगा, ओके। तो अब ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इन दोनों में आप डिफरेंस कहाँ कर पा रहे हो, देखो मार्कोनिकोव्स रूल जो होता है वो यहाँ पे जो एक्स होता है ना हैलोजन, वो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। पर एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के अंदर सिर्फ HBr ही ऐड होता है, तभी एंटी मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो करता है, ठीक है। एंटी मार्कोनिकोव्स रूल की रिएक्शन कभी भी क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन इन तीनों में ऑब्जर्व नहीं होती है। एंटी मार्कोनिकोव्स रूल क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन में ऑब्जर्व नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे Cl ले लेते हो तो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे आयोडीन ले लेते हो तो भी एंटी मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो नहीं होगा। सिर्फ किसके केस में होता है एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, HBr के केस में। और HBr के केस में तो अब ये भी हो रहा है, पर यहाँ पर क्या है, पेरोक्साइड। तो अगर आप तीन मेन इंपॉर्टेंट चीजों की बात करोगे जो कि एंटी मार्कोनिकोव्स रूल में इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या है, सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है। पेरोक्साइड होना चाहिए, HBr होना चाहिए, ठीक है, तभी एंटी मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो होगा। अनसिमेट्रिकल एल्कीन तो होना ही चाहिए, HBr और पेरोक्साइड होना चाहिए। दिस रिएक्शन ओनली ऑब्जर्व्ड इन HBr के अंदर ये ऑब्जर्व होती है। क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन के केस में एंटी मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो नहीं होता, ठीक है। अब इस रूल को और क्या कहते हैं, इसके अंदर पेरोक्साइड यूज होती है, दैट्स व्हाई इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर खराश इफेक्ट भी कहते हैं। दीज आर द अदर नेम्स ऑफ दिस इफेक्ट, ओके। अब ये रिएक्शन होती किस मैकेनिज्म से है, इसके मैकेनिज्म का नाम होता है दैट इज फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन, ठीक है। अभी हम इसका मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। तो फ्री रेडिकल एडिशन से ये मैकेनिज्म फॉलो होती है, ओके। अब आप सोच रहे हो कि ये रिएक्शन सिर्फ HBr में ही क्यों होती है, क्लोरीन के अंदर क्यों नहीं होती है, HCl के केस में क्यों नहीं होगी, HI के केस में क्यों नहीं होगी, HF के केस में क्यों नहीं होगी। तो इसका आंसर आपको मैकेनिज्म स्टडी करने के बाद मिल सकता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम मैकेनिज्म स्टडी करेंगे, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि ये रिएक्शन इन तीनों हैलोजेंस में क्यों नहीं होती, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर रिवाइज करवाना चाहती हूँ कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में जब आप HBr और पेरोक्साइड ऐड करते हो तो जो नेगेटिव पार्ट होता है वो कहाँ अटैच होता है, उस वाले कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड पर जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। मार्कोनिकोव्स रूल के बिल्कुल अपोजिट काम करता है। मार्कोनिकोव्स रूल के अंदर जो Br था वो यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है। अगर मैं मार्कोनिकोव्स रूल की रिएक्शन लिखूंगी तो ये क्या था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे हमने HBr ऐड किया, तो ये जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ अटैच होगा, जहां पे लेस हाइड्रोजन। अभी हमने देखा था ना, तो क्या बनेगा, CH3 CH Br एंड देन CH3। ये क्या है, मार्कोनिकोव्स रूल, इसके अंदर मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो होगा। अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि HBr आ गया तो मेरे को क्योंकि देखो ये भी क्या है, ये भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, दिस इज ऑल्सो अनसिमेट्रिकल एल्कीन, मतलब दोनों एल्कीन तो सेम ही है। अब ये भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, HBr इसके केस में भी है, HBr इसके केस में भी है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यहाँ पे जो है मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो होगा और यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, कैसे, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ एंटी मार्कोनिकोव्स रूल
HBr और पेरोक्साइड के केस में ही ऑब्जर्व होता है। ठीक है, यहाँ पे पेरोक्साइड है तभी एंटी मार्कोनिक ओजोन। तो HBr और पेरोक्साइड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं किसके, एंटी मार्कोनिक ओजोन। इज इट क्लियर? ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं इसका मैकेनिज्म। देखो, मैकेनिज्म डिस्कस करने से पहले मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मैकेनिज्म आपको इस रिएक्शन का लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी आपको पता लग जाएगा ऐसा क्यों। तो सबसे पहले हम मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। रिएक्शन हम यही लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, और यहाँ पे हमने कोई भी पेरोक्साइड डाला। अब पेरोक्साइड के बारे में थोड़ा डिस्कशन करें तो पेरोक्साइड को हम ROOR ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जनरली पेरोक्साइड जो होती है, हम जो एंटी मार्कोनिक ओजोन के अंदर पेरोक्साइड जो यूज की जाती है वो होती है H2O2, जिसे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, या फिर एक और भी यूज हो सकती है C6H5C डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस O2, इसे हम कहते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। ये यूज हो सकती है। ठीक है, जनरली ये दोनों यूज होती है। ओके, तो पेरोक्साइड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो जनरली H2O2 यूज होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या फिर C6H5C डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस O2 बेंजोइल पेरोक्साइड। ओके, तो सपोज हमने यहाँ पे H2O2 लिया हुआ, H2O2 लिया हुआ। अब सबसे पहले तो रिएक्शन बताओ, एंटी मार्कोनिक ओजोन किया है, मार्कोनिक ओजोन किया। ऑफ कोर्स ये क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, HBr है, पेरोक्साइड है, और ये क्या होगा, एंटी मार्कोनिक ओजोन। तो देखते हैं अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है। देखो, मैंने आपको अभी कहा था कि जो एंटी मार्कोनिक ओजोन होता है उसके लिए फ्री रेडिकल एडिशन से मैकेनिज्म होता है ना। और मैंने आपको जब हमने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन डिस्कस किया था तो उसके अंदर हमने देखा था कि 3 स्टेप होते हैं फ्री रेडिकल के केस में, है ना। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, चेन इनिशिएशन। सबसे पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन। सेकेंड स्टेप क्या होता है, चेन प्रोपगेशन। और थर्ड स्टेप क्या होता है, चेन टर्मिनेशन। तो यही 3 स्टेप्स यहाँ पर भी फॉलो होंगे। तो देखते हैं। ओके, तो हमने सबसे पहले चेन इनिशिएशन डिस्कस करते हैं। चेन इनिशिएशन स्टेप के अंदर जो आपका पेरोक्साइड होता है, ये पेरोक्साइड है आपका, ठीक है। सपोज यहाँ पे हमने मतलब ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं ROOR, कोई भी पेरोक्साइड, ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं ना। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, पेरोक्साइड की क्लीवेज होती है। कैसे, होमोलिटिक क्लीवेज। जब इसकी होमोलाइटिक क्लीवेज होती है, होमोलाइटिक क्लीवेज का क्या मतलब होता है, बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। जैसे ये एक वो है, ये जो बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, एक इसके ऊपर आ जाएगा, एक इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और बनेगा क्या, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब चेन इनिशिएशन में जब सब ये जो बन जाते हैं, उसके बाद ये रेडिकल होता है, OR रेडिकल, ये किसके साथ रिएक्ट करता है, HBr के साथ, HBr। अब HBr भी क्या करता है, HBr के केस में भी होमोलिटिक क्लीवेज होती है। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और क्या बन जाता है, ROH और Br रेडिकल, ठीक है। ये दोनों स्टेप्स होते हैं किस केस में, चेन इनिशिएशन के केस में। इज इट क्लियर? ओके, अब सेकेंड स्टेप होता है आपका चेन प्रोपगेशन। सेकेंड स्टेप इज चेन प्रोपगेशन। इसके अंदर क्या आ गया, अब आपको पता लग गया कि आपके पास Br रेडिकल है। अब Br रेडिकल को क्या दिख रहा है, प्रोपीन दिख रहा है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। तो कैसे होगा, देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जब ये Br रेडिकल इसके ऊपर अटैक करेगा तो 2 पॉसिबिलिटीज है। क्या पॉसिबिलिटी है, ये डबल बॉन्ड कैसे ब्रेक हो सकता है, देखो ऐसे CH3 CH CH2। अब यहाँ पे Br के पास 2 अपॉर्चुनिटी है, या तो Br इस वाले कार्बन पे अटैच हो जाए या Br इस वाले कार्बन पे अटैच हो जाए, है ना। तो दोनों केस डिस्कस कर लेते हैं। सपोज CH3 मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अब यहाँ पे सब ये क्लीवेज होगी तो कैसे होगा, CH3 CH CH2 एंड देन Br, ठीक है। और यहाँ पर एक रेडिकल,
अब भाई हमने क्या किया, ये जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ठीक है। अब एक बार और ऐसे लिख लेते हैं, CH3 CH रेडिकल CH2 एंड देन Br क्यों लगा रहे हैं, Br नहीं है, CH2, ठीक है, ओके। अब Br के पास दो ऑप्शन है, या तो Br इस वाले कार्बन पे अटैच हो जाए, तो एक बार इसको इस वाले कार्बन पे अटैच कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमने Br लगा दिया, या फिर Br इस वाले कार्बन पे अटैच हो जाए, तो एक बार इसको इस वाले कार्बन पे अटैच कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों में से आगे कौन चलेगा रिएक्शन में, तो आपको पता लग रहा है कि ये क्या है, दिस इज प्राइमरी रेडिकल, दिस इज प्राइमरी फ्री रेडिकल। प्राइमरी फ्री रेडिकल क्यों है ये, क्योंकि ये जो रेडिकल है ये एक ही कार्बन से सराउंडेड है, देयरफॉर प्राइमरी फ्री रेडिकल है। और ये कैसा रेडिकल है, दिस इज सेकेंडरी रेडिकल, ये सेकेंडरी रेडिकल है। क्यों, क्योंकि ये जो रेडिकल है ये दो कार्बन से सराउंडेड है। और आपको पता है प्राइमरी रेडिकल ज्यादा स्टेबल होते हैं या सेकेंडरी, तो रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, है ना। सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से, देयरफॉर सेकेंडरी जो होगा वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट देगा आपको, ठीक है। उसके बाद जो इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, अब आपको पता चल गया CH3 CH CH2 Br ये है सेकेंडरी रेडिकल। इसके आगे फर्दर रिएक्शन होगी, कैसे, ये जो है CH3 CH रेडिकल CH2 Br ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, HBr के साथ रिएक्ट करेगा, और बनेगा क्या, बनेगा ये कि यहाँ पे H की कमी है ना, तो देयरफॉर यहाँ पे H अटैक हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 Br एंड देन Br रेडिकल, इज इट क्लियर, HBr। और इसके अंदर पता है क्या होती है, होमोलिटिक क्लीवेज होती है ऐसे, HBr, ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है। तो दिस इज योर चेन प्रोपेगेशन स्टेप। अभी सबसे पहले हम सब कुछ समझते हैं, देखो हमने एंटी मार्कोनिकोव रूल का हम मैकेनिज्म स्टडी कर रहे हैं, या आपने अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया HBr ROOR। सबसे पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन, क्यों, क्योंकि फ्री रेडिकल एडिशन से ये मैकेनिज्म होती है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन। इसके केस में क्या होगा, जो आप पेरोक्साइड होती हो सबसे पहले उसकी होमोलिटिक क्लीवेज होती है, ऐसे होमोलिटिक क्लीवेज होगी, उसके बाद इसके किसके ऊपर अटैक करता है, HBr के साथ अटैक करता है। HBr के केस में होमोलिटिक क्लीवेज होती है, ठीक है। तो ये H यहाँ चला जाता है, ROH बन जाता है Br रेडिकल। अब ये जो Br रेडिकल है ये किसके ऊपर अटैक करता है, एल्कीन के ऊपर अटैक करता है। जैसे इस Br रेडिकल ने एल्कीन के ऊपर अटैक किया, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो Br रेडिकल इस वाले कार्बन पर अटैच हो जाए, इस कार्बन पर अटैच होगा तो ऐसा कुछ बन जाएगा, या Br रेडिकल इस वाले कार्बन पे अटैच हो जाएगा, इस वाले कार्बन पे अटैच हो जाएगा तो ऐसा बनेगा। और आपको पता है प्राइमरी रेडिकल और ये क्या बना, सेकेंडरी रेडिकल। प्राइमरी रेडिकल और सेकेंडरी रेडिकल में से सेकेंडरी रेडिकल इज मोर स्टेबल, देयरफॉर दिस विल गिव द मेजर प्रोडक्ट। तो उसके बाद ये HBr के साथ रिएक्ट करता है और आपका ये जो प्रोडक्ट है ये बन जाता है, ठीक है। दिस इज द प्रोडक्ट, ओके। अब आपको पता है ये जो A और B स्टेप्स है, चेन प्रोपेगेशन स्टेप है ना, तो चेन प्रोपेगेशन स्टेप के अंदर जो A और B स्टेप है वो कंटिन्यूअस होते रहते हैं, A B ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। पर इसको रोकने के लिए चेन टर्मिनेशन स्टेप भी आता है। तो अब हम चेन टर्मिनेशन स्टेप डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला रब कर देती हूँ, ओके। चेन इनिशिएशन स्टेप का अब कोई हमारे पास काम नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। थर्ड आता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो चेन टर्मिनेशन स्टेप के अंदर होता है ये जो आपका रेडिकल होता है ये Br रेडिकल से कंबाइन करता है, ये Br रेडिकल हो गया ना। Br रेडिकल अभी चेन प्रोपेगेशन स्टेप के अंदर है तो इसे भी तो हमने यूज करना है ना। तो देयरफॉर सबसे पहला होता है CH3 जो आपका रेडिकल है, CH रेडिकल CH2Br, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, Br रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा। और Br रेडिकल कहाँ अटैच हो जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा। देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, CH3 CHBr और CH2Br। इज इट क्लियर, ओके। इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप होता है, अब ये जो रेडिकल है ना ये आपस में कंबाइन करता है और बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि देखो हमें चेन टर्मिनेट करनी है, रोकनी है। तो अब हमें ऐसे प्रोडक्ट बनाने होंगे जो अब फाइनल प्रोडक्ट बन जाए और फर्दर रिएक्शन ना करे, ठीक है। क्योंकि अगर चेन प्रोपेगेशन पे ऊपर रिएक्शन रुकेगी तो ये तो Br रेडिकल यहाँ पे रिलीज होता रहेगा, ये तो चेन टर्मिनेट करनी है हमें, तो वो प्रोडक्ट चाहिए जो हमें बनाने है ना।
तो देयरफॉर अब कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे कि वो फर्दर रिएक्शन ना कर सके। तो ये जो दोनों हैं, ये जो सबसे पहले ये रेडिकल है और जो आपका CH3 CH2Br ये रेडिकल है, ये आपस में दोनों कंबाइन करेंगे और क्या देंगे, ये देखो ऐसे दे देंगे, ये CH3 यहाँ पे CH2Br और यहाँ पर भी CH3 आपस में इस तरीके से कंबाइन हो सकते हैं सो दैट प्रोडक्ट्स जो है फाइनल प्रोडक्ट्स रिएक्शन के बन सके। और जो C स्टेप होता है वो क्या होता है, Br रेडिकल कंबाइन कर देता है और क्या दे देता है, दैट इज Br। इज इट क्लियर? तो अब इस पॉइंट पर आकर के आपका जो है चेन टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये पूरा मैकेनिज्म लर्न करने की जरूरत है, तो आपको इसमें से चेन इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन कोई भी स्टेप लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको बताया कि किस तरीके से प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। चेन टर्मिनेशन के अंदर क्या होता है, चेन प्रोपगेशन के अंदर क्या होता है। और अगर आप देखोगे कि चेन इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप होता है वो होता है चेन प्रोपगेशन, ठीक है। क्योंकि अब हमें क्या डिस्कस करना है, अब हमें ये डिस्कस करना है, अब मैकेनिज्म तो पूरा कंप्लीट हो गया, अब हमें डिस्कस करना है कि जो फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन होते हैं वो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो क्यों नहीं करते, ठीक है। HF है, HCl है, HI है, वो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो क्यों नहीं करते, तो उसका रीजन जो है वो आपको समझ में आएगा चेन प्रोपगेशन स्टेप में, ठीक है। तो अगर हम डिस्कस करते हैं डेल्टा H की वैल्यू इन किलो जूल पर मोल, डेल्टा H की वैल्यू, डेल्टा H डिसाइड करती है ना वेदर रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो डेल्टा H की वैल्यू अगर किलो जूल पर मोल के अंदर हम डिसाइड कर देखते हैं फॉर A और B स्टेप, A और B स्टेप कौन से, ये A स्टेप है और ये B स्टेप, ठीक है। तो अब सपोज सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट, ये स्टेप A है, स्टेप A के लिए, और ये स्टेप है फॉर B के लिए, ठीक है, स्टेप B के लिए। अब सबसे पहले सपोज आप देखोगे फ्लोरीन के लिए, तो फ्लोरीन के केस में क्या होता है, जो ये वैल्यू आती है वो -209 और -159 के इक्वल आती है, सॉरी माइनस नहीं प्लस, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये वैल्यू आती है इन किलो जूल पर। अब अगर आप यही क्लोरीन के केस में देखोगे तो ये वैल्यू आती है -101 और 27, ठीक है। अगर आप यही ब्रोमीन के केस में देखोगे तो, पहले आयोडीन का केस डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ब्रोमीन का फिर, ठीक है। आयोडीन के केस में देखोगे तो ये वैल्यू आती है 12 और -104। इज इट क्लियर? तो ये आपका पूरा डाटा बनता है। अब इससे आपको समझ में कैसे आएगा कि कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। देखो आपको पता है जब भी डेल्टा H के सामने माइनस का साइन लगा होता है, इसका मतलब क्या है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब होता है, हीट इज रिलीज्ड, है ना, हीट इज रिलीज्ड। और डेल्टा H पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब क्या है, वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब कि हीट इज रिक्वायर्ड। ओके, तो अब देखते हैं, देखो फ्लोरीन के केस में अगर आप रिएक्शन करोगे तो फर्स्ट स्टेप A स्टेप के अंदर तो हीट रिलीज होगी, पहले स्टेप A स्टेप में तो हीट रिलीज होगी, इट्स ओके। पर अगर आप सेकेंड स्टेप करोगे ना तो 159 किलो जूल पर मोल की एनर्जी आपको जरूरी होगी, आपको ये देनी पड़ेगी, तब जाके आपका चेन प्रोपेगेशन का B स्टेप हो पाएगा, ये B स्टेप हो पाएगा, ठीक है। तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब HF का बॉन्ड आपको पता है वैसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसको तोड़ना, इतना बॉन्ड ब्रेक करना आसान नहीं है, ठीक है, दैट्स वाई। और इतनी अमाउंट ऑफ डाटा के अंदर अगर हम देखें तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो इतना लैब में रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, मतलब इतना नहीं हो सकता पॉसिबल इन केस ऑफ लैब। तो दैट्स वाई स्टेप B की वजह से, अगर स्टेप B के अंदर अगर हम देखेंगे फ्लोरीन के केस में तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स वाई HF के केस में जो है एंटी मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो नहीं होता। क्लियर? अब अगर आप क्लोरीन का डिस्कस करते हो तो क्लोरीन के A स्टेप के अंदर तो स्टेप A में ये वाली इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, कोई बात नहीं। पर अगेन ये अगर आप स्टेप B में देखोगे, स्टेप B के अंदर 27 किलो जूल पर मोल की एनर्जी आपको अगेन देनी पड़ेगी, विच इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और आपको पता है HF के कंपैरिजन में HCl का बॉन्ड भी थोड़ा सा तो स्ट्रॉन्ग होता ही है, HF जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता पर
मतलब स्ट्रॉन्ग तो होता ही है, दैट्स वाई इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, वो भी जो पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स वाई इसके अंदर भी जो है स्टेप बी के केस में, क्लोरीन के अंदर स्टेप बी के केस में एनर्जी देनी पड़ेगी। तो दैट्स वाई जो आपका HCl होता है वो भी एंटी मार्कोनिको नहीं है। और स्टेप ए के अंदर अगर आप आयोडीन के केस में देखते हो, HI अगर आप ऐड करोगे तो HI के केस में तो आपको स्टेप ए के अंदर ही एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो जो आयोडीन होते हैं ना, आयोडीन जो HI का बॉन्ड होता है, सबसे पहले HI का बॉन्ड देखते हैं, तो HI का बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक होता है, इसको तोड़ना बिल्कुल आसान होता है। जैसे ही आप इसे तोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, HI के रेडिकल बनेंगे, यहाँ पे क्या बनेंगे, I के रेडिकल, और I के रेडिकल जैसे ही बनते हैं वो I रेडिकल कंबाइन होके आयोडीन का मोलिक्यूल बना लेंगे, पर हमें तो आयोडीन का मोलिक्यूल चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो दैट्स वाई जो यहाँ पर तो आयोडीन के केस में ए स्टेप के अंदर ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और वैसे भी ये तो HI का बॉन्ड तो बहुत ज्यादा वीक होता है, I रेडिकल्स कंबाइन करके आयोडीन मोलिक्यूल बना लेंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट कैसे आएंगे। तो दैट्स वाई HI भी जो होता है वो रिएक्शन नहीं देता, एंटी मार्कोनिकोस रूल को फॉलो नहीं करता। अगर आप यही वैल्यूज देखोगे उसके केस में, ब्रोमीन के केस में, तो मैं यही एक बार रब कर देती हूँ बिकॉज नीचे तो स्पेस है, ठीक है। अगर आप ब्रोमीन के केस में देखोगे तो ब्रोमीन के केस में दोनों ही स्टेप एक्सोथर्मिक होते हैं। यहाँ पर -42 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज होती है और यहाँ पे -37 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज होती है। दोनों ही स्टेप जो है एक्सोथर्मिक, ये भी एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रही है, ये भी एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रही है, तो आराम से रिएक्शन HBr के केस में हो जाती है, ठीक है। तो दैट्स वाई चेन प्रोपोगेशन स्टेप के अंदर कुछ मतलब ये जो हेलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये इस तरीके से एंडोथर्मिक रिएक्शन देते हैं। आयोडीन तो फर्स्ट स्टेप में ही एंडोथर्मिक देता है और क्लोरीन और फ्लोरीन बी स्टेप के अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन देते हैं, हीट इज रिक्वायर्ड। दैट्स वाई ये दो जो है तीन हेलोजेंस एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो नहीं करते, ओके, ठीक है। तो अब आपको यहाँ तक समझ में आया, तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, है ना। तो पहले 3 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन, HBr है और आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, देयरफॉर कौन सा रूल फॉलो होगा, AMO एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड पे अटैच होता है जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होती है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है, देयरफॉर यहीं पे अटैच होगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2B, दिस विल बी द प्रोडक्ट। अच्छा, ये क्या है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, HBr भी है, पर आपको यहाँ दिख रहा है CCl4 ऐड कर दिया गया है। CCl4 इज द इनर्ट सॉल्वेंट, ठीक है। तो अब यहाँ मैंने कहा था ना HBr और यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन, HBr और पेरोक्साइड होनी चाहिए, ये 3 चीजें होनी चाहिए एंटी मार्कोनिकोव रूल के लिए। अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, HBr हो और H2 हो, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं, कोई भी पेरोक्साइड हो, चाहे बेंजोइल पेरोक्साइड हो, ठीक है, पेरोक्साइड होनी चाहिए। तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन तो है, HBr भी है, पर CCl4 इनर्ट सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोनिकोव रूल, और बनेगा क्या, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड पे अटैच होगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CHBr एंड देन CH2, बस ये प्रोडक्ट CH, ठीक है, ओके। ये देखते हैं, ये क्या अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, लेफ्ट साइड इतना बड़ा ग्रुप अटैच है, राइट साइड सिर्फ हाइड्रोजन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इसके अंदर आप HBr ऐड करवा रहे हो, और ये क्या है, बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, HBr, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये तीनों किसके केस में ऐड होते हैं, एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो Br नेगेटिव होता है वो कहाँ अटैच होता है, उस कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड पे जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इस पे अटैच होगा, ठीक है। तो बनेगा क्या, CH3 CH3 एंड देन CH2 और यहाँ पे CH2Br, तो दिस विल बी द प्रोडक्ट इन केस ऑफ दिस रिएक्शन। अब लास्ट ये 3 क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, HI है, पेरोक्साइड है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे HI है, अगर HBr होता, देखो 3 कंडीशन होती है एंटी मार्कोनिकोव रूल की। सबसे पहले अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, HBr हो और पेरोक्साइड,
बस ये 3 कंडीशन है तो एंटी मार्कोनिकोव रूल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब यहाँ आप देख रहे हो अनसिमेट्रिकल एल्कीन तो है, फर्स्ट कंडीशन ठीक है, पेरोक्साइड है ठीक है, लेकिन HBr नहीं है। देखो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव रूल नहीं फॉलो होगा। कौन सा रूल फॉलो होगा? मार्कोनिकोव रूल। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? नेगेटिव पार्ट उस कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड पे अटैच होता है जिसके पास कम हाइड्रोजन है। देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CHI एंड देन CH। क्लियर? ओके। यहाँ पे क्या अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। पेरोक्साइड है, लास्ट कंडीशन भी सेटिस्फाइड। पर HBr नहीं है, देयरफॉर एंटी मार्कोनिकोव रूल नहीं होगा। क्या होगा? मार्कोनिकोव रूल। Cl कहाँ अटैच होगा? जहां पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, है ना? तो क्या हो जाएगा? CH3 CHCl एंड देन यहाँ पे CH। क्लियर? ओके। अब लास्ट वाला ये क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक। दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन, HBr पेरोक्साइड, एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा, है ना? 3 तो कंडीशन होती है, बस वो चेक करो, है तो एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाओ, अदरवाइज मार्कोनिकोव रूल लगेगा। ये क्या है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन HBr पेरोक्साइड होगा क्या? नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैच होगा? उस कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड पे जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। ज्यादा हाइड्रोजन इसके पास है, देयरफॉर यहीं पे अटैच होगा। CH3 यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH2 एंड देन Br। इज इट क्लियर? So this was all about the today's lecture. I hope you understood all the topics completely. ठीक है? Still आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। Thank you so much for watching the video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।